नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान की, जिसमें पूरी सीरीज रहेगी। हर दिन हम एक के नए लेक्चर को देखेंगे, जिसमें आज का लेक्चर हमारी भारत की संविधान से जुड़ी हुई प्रस्तावना यानी प्रेम्बल से होने वाला है। धीरे धीरे हम संविधान में जितना भी गहन अध्ययन हो सकता है इसमें करेंगे। इसमें हम लोग कुछ ऐसी स्पेशल चीजें सीखेंगे जो और जगह पे नहीं मिलेंगी। जिसमें क्या रहेगा आपका, सबसे पहले देखने को मिलेगा जो भी आर्टिकल हैं, जिन आर्टिकल से जुड़े हुए कोई भी बड़े जजमेंट आए हुए हैं। करीब ऐसे 85 जजमेंट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग नजरिया देते हैं। उन सभी 85 जजमेंट को आपके कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास से सिंक किया जाएगा, जिसमें आपको जिस आर्टिकल पे उस आपके जजमेंट की जरूरत होगी वहां सिंक होगा। साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल भाषा रखी जाएगी कि संविधान हर कोई समझ सके और उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। और इसमें साथ में हम जैसे एक लेक्चर लेंगे, इससे जो भी प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चंस बने हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी कराएंगे, जिससे समझ सकें कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये जनरली चीजें इस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लॉ स्टूडेंट सभी के लिए होने वाला है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को समझना भी चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो इसमें हम आज प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को देखेंगे और साथ में थोड़ा संविधान किस तरीके से बना उन मुद्दों को देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आपका 2 हिस्सों में पढ़ा जाता है। एक हिस्सा होता है कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है उसको पढ़ने वाले हैं। थोड़ा इस पे ध्यान देना है। तो हमारा ये जो लेक्चर है भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो आज देखेंगे इसमें क्या-क्या आपका देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पता होना चाहिए क्या बोला जाता है। अगर इसकी परिभाषा या परिभाषित की जाए तो क्या कहा जाएगा, सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। मतलब सभी के लिए बराबर कानून, हर व्यक्ति के लिए समान कानून होना ही क्या कहा जाएगा, आपका संविधान कहा जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा और इसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे भी हम संविधान कहते हैं। कहने की बात यह है किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, देश को चलाने के लिए जो नियमों की किताब होगी, है ना, नियमों की जो किताब होगी या सेट ऑफ रूल्स कहोगे, सेट ऑफ रूल्स कहोगे, तो वो क्या होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक साधारण सी परिभाषा यही रहेगी कि भाई सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नियमों की पूरी श्रृंखला दी गई होगी उसी को हम संविधान कहेंगे। ये कितनी बेसिक सी बात है कि संविधान है क्या। अगर बात करें भारत के संविधान की तो इसमें 22 अध्याय यानी कि 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे हमें इसमें। और अगर बात की जाए 22 चैप्टर जिसको कहा जाता है इसमें पार्ट यानी कि भाग कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अध्याय को कॉन्स्टिट्यूशन भाग या पार्ट कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में ऐसे हमारे 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसे ही इस बुक के अंदर 22 चैप्टर यानी कि 22 भाग हैं। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक लिखे होते हैं, कुछ कुछ क्या लिखे जाते हैं, टॉपिक लिखे जाते हैं। तो उन टॉपिकों को यहाँ पे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कहा गया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। 22 हमारे क्या है, अध्याय है, 22 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ हमें आर्टिकल देखने को मिलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल या अनुच्छेद बोलेंगे। और इसमें अगर बात करी जाए जब ये संविधान बना था तो कुल इसमें
395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। मतलब इस चीज को ध्यान रखना है, 22 भाग थे, यानी कि 22 चैप्टर थे और 395 आर्टिकल थे। इस चीज को ध्यान रखना है, अपने मतलब की बात है। अगर बात करें एक फैक्ट की, तो यहाँ फैक्ट यही है कि इस पे जो शब्दों की बात की जाए तो शब्दों की सीमा करीब 1,45,000 के आसपास है। करीब इसमें 1.5 लाख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जब 395 आर्टिकल तैयार हुए तो उसमें 1.5 लाख आर्टिकल्स को बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया। और बनाने में समय पता होना चाहिए, इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, या कह सकते हो 12 दिन और जोड़ दें तो टोटल 3 साल का समय लगा, है ना? 3 साल का समय लगा। लेकिन हमें कितना ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी कि 12 दिन कम 3 साल का समय लगा। तो इस स्लाइड से हमें क्या क्या समझना है कि भाई जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें 22 चैप्टर थे, 395 आर्टिकल्स थे, हर चैप्टर में अपने अलग अलग आर्टिकल हैं, और टोटल बात की जाए तो उसमें 1.5 लाख के लमसम शब्द हैं, और बनाने में इसको समय लगा है 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान जिससे किसी भी देश का कानून चलता हो, या कह सकते हो नियमों का संग्रह या सेट ऑफ रूल्स। इस स्लाइड से हमें इतना सीखना है। बढ़ते हैं आगे। अगर बात करें आगे, तो जो हमारा मूल संविधान है और जो वर्तमान में अभी जो संविधान है उसमें क्या डिफरेंस आ गया है। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें टोटल कितने भाग थे? 22 भाग थे, जो अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज कितने भाग हो गए हैं? आज हो गए हैं 25। तो कितने भाग बढ़ गए हैं? 3 भाग बढ़ गए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वर्तमान का आज टोटल 25 हमको चैप्टर पढ़ने होते हैं, 25 अध्याय पढ़ने होते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स की, तो पहले कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, और आज कितने हो गए हैं? 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। कितने आर्टिकल बढ़ गए हैं? यहाँ पे करीब 75 आर्टिकल्स यहाँ इंक्रीज हुए हैं। 470 यानी कि 75। कब तक का डेटा है? ये डेटा की बात करी जाए तो टिल 18 अगस्त 2021 की बात की जा रही है। 2021 तक इतने यहाँ आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, 470। अगर बात करी जाए अनुसूची की, तो यहाँ अनुसूची जो होती है, सबसे पहले हम बता दें कि अनुसूची हम पढ़ेंगे कि हमने देखा कि एक किताब है, उस किताब में 22 चैप्टर हैं, है ना? 22 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कुछ आपके आर्टिकल देखने को मिलते हैं। जब इन दोनों के अलावा जो बची हुई चीजें हैं, उनको यहाँ पे अनुसूची में रख रख दिया है। वो संविधान में कहीं फिट होने की जगह ना होने की वजह से उसको बाहर अलग से अनुसूची में रख दिया था। वो भी एक किस्म के क्या है? आर्टिकल ही हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। कितनी बढ़ी हुई है? 4 अनुसूची बढ़ गई हैं। जब संविधान बना या लागू हुआ था 1950 में, हमारा क्या हो गया था? लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना? 4 दिन पहले हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया है। तो उस हिसाब से उस समय संशोधन तो कुछ नहीं हुए, 0 हुए होंगे। लेकिन धीरे-धीरे संशोधन, यहाँ पे 105 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन मतलब अमेंडमेंट या सुधार या चीज़ों को बदलाव किया गया है। तो 105 अभी तक संशोधन हो चुके हैं। कब तक? 2021 तक हो चुके हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। संशोधन किसके तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत होता है, यानी कि 368 के तहत संसद के पास ये अधिकार होते हैं कि हमारे संविधान के अंदर संशोधन कर सके, लेकिन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को आहत ना कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जो समझना था क्या, कि मूल संविधान है। मूल संविधान में हमने देखा कि 22 भाग यानी कि 22 चैप्टर थे। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियां 8 थीं। संशोधन थे ही नहीं। लेकिन जब हमने देखा धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश का विकास हुआ, चीज़ों की जरूरत पड़ी, तो हमें पार्ट यानी कि चैप्टर बढ़ा करके 22 से 25 करने पड़े।
करने पड़े और यहाँ पे आर्टिकलों की संख्या 470 तक पहुँच गई, जो करीब 75 आर्टिकल और बढ़ाने पड़े। और बात करें अनुसूची की तो 4 अनुसूची और बढ़ी और बढ़ कर के 12 हो जाती हैं। और यहाँ पे 105 आपको क्या देखने को मिले, संशोधन देखने को मिले। तो इतनी चीज़ें हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा-सा अगर इसका इतिहास देखने की कोशिश करें कि हिस्ट्री क्या है, तो बात करें कि ये जो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे संविधान सभा की स्थापना हुई थी, यानी कि सभा जो बनी थी कि जहाँ पे संविधान बनेगा, उस सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन रही थी, तो उसके बाद वो कब तक चली इस चीज़ को भी पता होना चाहिए। तो वो चलती है आपकी 24 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले इसको भंग कर दिया गया था। तब 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। क्योंकि कुछ चीज़ें 25 जनवरी तक भी यहाँ पे जोड़ी गई थी उस संविधान में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो भंग कब हुई? ये 24 जनवरी 1950 को ये भंग हो गई। क्या? संविधान सभा, जिसका काम क्या था? संविधान को बनाना। पहले इस सभा जो लगती थी, वो कहाँ लगती थी? उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या नाम था? उस जगह का नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन आज उसी जगह को भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, पता होना चाहिए। पहले इस जगह पे जहाँ संविधान सभा लग रही थी, इस जगह का नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाद में इसका नाम भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट कर दिया गया था। अगर बात करी जाए उस समय चुनाव से पहले अस्थाई अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। संविधान सभा जो है, उस संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी तौर से जो आपके चीफ लीडर थे, वो कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में स्थायी रूप से सभी लोगों के मतों के आधार पे स्थायी तौर से अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है? और आपके संविधान सभा के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है? और हमें पता होना चाहिए मसौदा यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये किस पार्टी से थे? इन्होंने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था एससी फेडरेशन यानी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस संगठन की बात करी जाए तो 1942 में इन्होंने बनाया था कि इससे एससी समाज का उत्थान हो। तो इनका काम क्या था? मसौदा तैयार करने का। मसौदा मतलब संविधान में आर्टिकल्स में क्या-क्या लिखा जाएगा, क्या डेटा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी डिसीजन लेने की पावर इनकी टीम के अंदर थी। इनकी टीम में करीब 7 लोग थे। तो मसौदा तैयार करने का यानी कि संविधान में क्या-क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, उसको तैयार करने का जिम्मा इनको सौंपा गया था। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट शख्सियत हो जाते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा-सा इतिहास हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा लेक्चर था प्रस्तावना से जुड़ा हुआ था। प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रियम्बल बोला जाता है। तो इसके बारे में अगर बात करी जाए, प्रियम्बल जो शब्द है आपका प्रियम्बलस से आया हुआ है, पता होना चाहिए। प्रियम्बलस यानी कि PRAEMBULUS। प्रियम्बलस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना? इंट्रो, एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन, है ना? तो प्रेमबल का क्या मतलब होता है? इंट्रोडक्शन, यानी कि अपनी इंट्रोडक्शन या आपके बारे में जानना। कि प्रेमबल ही किसी भी चीज के बारे में जानकारी देता है, उसकी छवि बताता है। तो ये प्रेम्बलस यानी कि एक लैटिन वर्ड से आया हुआ शब्द है, इसका पता होना चाहिए। अब समझते हैं प्रेम्बल होता क्या है। समझे? प्रस्तावना, जिसको प्रेम्बल बोलते हैं, संविधान के विषय, लक्ष्य और उद्देश्य बताता है। इसे
संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क की कुंजी, यानी कि जो संविधान निर्माता थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? संविधान उन्होंने बनाया, क्या सोच के बनाया? तो संविधान के अंदर क्या होगा, उस चीज़ को आप एक साधारण प्रियम्बल को पढ़ कर के भी समझ सकते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सीधी-सी बात है कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार या सारांश देखना चाहते हो तो प्रियम्बल अकेला भी पढ़ लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सारांश मिल जाएगा। तो क्या है, इस संविधान की कुंजी के तौर पे देखने को मिलती है कि संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी भी कहा गया है इसको, है ना? प्रस्तावना उद्देश्य जो है, प्रस्ताव यानी संविधान के मूल्यों या सिद्धांतों पर आधारित है। किस पे? संविधान के मूल्य और उनके सिद्धांतों पे ही प्रस्तावना को आधारित किया गया है, जैसे ही बताया गया है। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो हमें पता होना चाहिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का जो आपका उद्देश्य है, प्रस्तावना का उद्देश्य पीटी नेहरू ने किया था, है ना? नेहरू ने इसको कह सकते हो ड्राफ्टिंग करने में मदद की थी, या इन्होंने यहाँ पे अपना मसौदा तैयार किया था किसका? प्रियम्बल का, कि प्रियम्बल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसमें प्रियम्बल ऐसा होना चाहिए, इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि प्रियम्बल में यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। वेलफेयर स्टेट मतलब ऐसा राज्य जो देश के हित में हो, वेलफेयर टाइप का हो। इसमें नेहरू और प्लस महात्मा गांधी दोनों लोगों का एक यहाँ पे स्वामित्व झलकता है। स्वामित्व का मतलब कह सकते हो उनकी एक अच्छे आचरण झलकते हैं, उनकी क्या सोच थी देश को बनाने में, उन लोगों की यहाँ पे प्रस्तावना में जानकारी दी जाती है कि प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा यहाँ पे क्या एक मसौदा करके रखा गया था। इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बात करें तो 42वें संशोधन में 1976 के दौरान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये थे आपकी समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी कि आपकी सेकुलर, अखंडता यानी कि आप कह सकते हैं इंटीग्रिटी। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। क्या है कि जैसे कि अगर हम इसको पढ़ें भारत के संविधान को, तो यहाँ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कितने न्याय हो गए यहाँ पे? 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं। विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पे स्वतंत्रता कितनी मिल रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्वतंत्रताएं मिल रही हैं, 3 यहाँ पे न्याय मिल रहे हैं, है ना? प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज 26 नवंबर 1949, है ना, इस डेट को याद रखेंगे, को भाई एतएब इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बात क्या है कि यहाँ पे जो शब्दावली की प्रयोग किया गया है, उन शब्दावली को हम धीरे-धीरे डिकोड करते हैं, तब दोबारा से इसको पढ़ेंगे, हमें एक-एक चीज़ समझ में आएँगी। थोड़ी-सी और स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है? प्रस्तावना को पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये पहले से पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 जहाँ रिट लगाई जाती है, रिट यानी कि जब हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम रिट लगाते हैं, वो इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से देखने को मिलता है। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है।
अगर प्रस्तावना का विचार की बात की जाए, तो विचार प्रस्तावना का कहाँ से आया? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि प्रस्तावना जैसी कोई चीज़ होती है, तो भारत ने भी उसको अडॉप्ट किया कि हम भी ऐसी चीज़ रखेंगे। और इसकी भाषा कहाँ से उठाई? हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई। ऑस्ट्रेलिया जो ये क्या है? कॉन्टिनेंट है, वो देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा उठाई और विचार हमने कहाँ से उठाया? अमेरिका से उठाया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस वाली स्लाइड में क्या याद रखना है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, ये बात पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा बताया है। दोनों बातें इसको ध्यान रखेंगे। अब प्रस्तावना के अंदर जो हैवी वर्ड दिए गए हैं उन वर्डों को डिकोड करते हैं। हैवी वर्ड में सबसे पहला वर्ड है संप्रभु, यानी कि सॉवरेन किसे कहते हैं? तो समझें, संप्रभु किसे कहते हैं? जब कोई सरकार अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निर्णय स्वयं ले तो उसे संप्रभुत्व सरकार कहते हैं। क्या कहने की बात है? जब कोई सरकार अपने इंटरनल मामले और बाह्य मामले खुद स्वयं से निर्णय ले सके तो उसको संप्रभुत्व सरकार कहते हैं। संप्रभुत्ता देश पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे भारत की संप्रभुत्ता भारत की संसद के पास है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है इसका? एक साधारण सा उदाहरण कि आपको पता होगा दुनिया को आज भी दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरा अपना एशिया वाला हो गया एरिया। तो अभी यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा था। यूक्रेन वर्सेस रूस का वॉर चल रहा था। तो अमेरिका में एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर प्रसाद से पूछा जाता है, जो हमारे विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, कि यूक्रेन वॉर होने की वजह से रूस के ऊपर दुनिया ने सैंक्शन लगा दिया है। मतलब अमेरिका और अमेरिका के इस आसपास के जो भी देश हैं, सभी ने रूस को क्या कर दिया है? सैंक्शन, यानी कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उससे कोई व्यापार नहीं करेगा। आप क्यों नहीं लगा रहे हो? किससे बोला? भारत के विदेश मंत्री से बोला। तो ऐसी स्थिति में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी का कहना था कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, यानी कि स्वतंत्र देश हैं, कि आंतरिक मामले हों चाहे बाह्य मामले हों, हम इसके निर्णय स्वयं लेंगे। आप हमारे कौन लगते हो? आप हमारे कोई नहीं लगते हो। ये निर्णय हमारे पास है। हम किसी से साथ व्यापार करें या ना करें, इसमें आपका होना ना होना कोई भी मतलब नहीं रखता है। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कोई भी मामलों में अपने निर्णय सरकार स्वयं ले सके। सरकार मतलब सरकार में संसद के पास पूरी संप्रभुत्ता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने एक अच्छा जवाब दिया, या भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने एक अच्छा जवाब दिया कि हम संप्रभुत्व हैं, डोमिनियन नहीं है। डोमिनियन स्टेट का मतलब ध्यान रखना चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है जहाँ बड़े-बड़े मामले, चाहे आंतरिक और बाह्य मामले होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करे। मान ले कि अंग्रेज आज भी भारत के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते। कहाँ से? ब्रिटेन से। और भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना दिया होता, तो बाहरी मामले में हमें अंग्रेजों की बार-बार सलाह लेनी होती। इसका मतलब हम वहाँ सॉवरेन नहीं हैं या संप्रभु नहीं हैं। संप्रभु का मतलब है किसी भी मामले में किसी भी देश के साथ खड़े रहना हमें, या उसका विरोध करना, इसका निर्णय हम खुद ले सकेंगे। उसी चीज़ को सॉवरेनिटी बोलते हैं, संप्रभु बोलते हैं। तो हमारा देश क्या है? संप्रभु देश है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। पॉइंट क्या है? समाजवादी सेकंड, यानी कि सोशलिस्ट किसे कहते हैं? जनरली सोशलिस्ट की अगर बात की जाए तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं चाइना या कह सकते हो रूस की जो पार्टी है, वो लोग भी अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं, वैसी सोच आती है। लेकिन हमारे यहाँ सोशलिस्ट का मतलब अलग बताया गया है। तो यहाँ सोशलिस्ट का मतलब बताया गया है, सोशलिस्ट उस लोक हितकारी राज्य की ओर इशारा करते हैं। लोक हितकारी मतलब लोगों के हित में काम करने वाला राज्य, वैसे हमारे हित में काम करने वाला राज्य की ओर इशारा करता है, जिसमें समानता, यानी कि सभी लोगों को समान किया जाए, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। भाई सभी लोगों को समान बनाना है और लोगों को एक अच्छा सामाजिक न्याय प्रदान करना है। ये सभी क्या चीजें हैं? ये हमारे यहाँ की सामाजिकता को बढ़ाने का एक मुद्दा है। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जो जातिवाद एक भेदभाव है इसको खत्म करना
है ना? महिला-पुरुष में जो विभेद देखने को मिलता है, उसको ख़त्म करके सभी लोगों को एक समान करना। गरीबों की जो गरीबी है, उसको ख़त्म करके सभी को एक स्टेबल लाइफ़ देना। तो समाजवाद का मतलब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ का मतलब हमारे देश को इतना डेवलप करना है कि कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए। सभी लोगों को समान बनाने से लेकर, सामाजिक न्याय दिलाने से लेकर के, आर्थिक रूप से भी मजबूत करना भी हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, समाजवादी देश बोलेंगे। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा? एक लोक हितकारी राज्य की बात की गई है। कौन-सी बात की गई है? लोक हितकारी राज्य की बात की गई है। यहाँ तक क्लियर हो गई है कि एक ऐसा राज्य तैयार करो जो लोगों के हित में काम करे, अपना पैसा ना भरता रहे। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के पास फंड आता है एक तरफ से, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है, उस फंड को जगह-जगह पे खर्च करती है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे आपके आस-पास के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी आपके आस-पास की सुविधाओं को बढ़ाने में हो। तो ऐसे राज्य को तैयार करती है गवर्नमेंट। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर बोलते हैं। ये शब्द हमें पता होना चाहिए, तो पता करें। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगी। इस चीज का ध्यान रखना है, सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगी। जबकि अगर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ की बात करें तो सरकार धर्म से दूरी बना करके रखेगी। तो दोनों शब्दों का पता होना चाहिए। तो हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म से क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं करेगी। हम लोग कह भी देते हैं कि हमारा धर्म, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। तो सरकार धर्म के साथ समान दूरी बना के रखे या किसी भी धर्म से भेदभाव ना करे। दोनों बातों को हमें अलग-अलग समझना है। पंथ निरपेक्ष मतलब कह सकते हो भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। क्या आप कह सकते हो भारत का कोई धर्म है? भारत को जैसे ही हम भारत का पासपोर्ट देखते हैं तो देखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हम एक गणतंत्र देश हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी मज़हब नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 की तरह है भाई, कि यहाँ पे सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी धर्म को माने। अगर बात करें पाकिस्तान की, जो हमारा पड़ोसी है, उसका अगर पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक चीज देखने को मिलेगी, वो मिलेगी कि उसके पासपोर्ट पे लिखा होगा इस्लामिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस्लाम को मानता है। तो इसका मतलब वो पंथ निरपेक्ष नहीं है, वो एक धार्मिक कंट्री है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिस देश का कोई भी धर्म ना हो, या सभी धर्मों को समान समझे और सभी धर्मों से बराबर दूरी बना करके रखें। तो भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है। इसका कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक को समझेंगे, क्या होता है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी क्या होती है, इस वर्ड से समझेंगे। सबसे पहले बात करें जहां शासन के प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा होता है ना? जैसे कि अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर, जैसे बात करेंगे, जैसे जो रियल हेड है हमारे यहाँ पे, रियल हेड जैसे पीएम है, इसका चुनाव अभी हुआ था और प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो इसका चुनाव किसके द्वारा हो रहा? जनता के द्वारा हो रहा है ना? और जो नॉमिनियल हेड है, नॉमिनियल हेड मतलब केवल नामात्र का हेड है, उसका चुनाव कैसा होता है? जैसे नॉमिनियल हेड कौन है? हमारे राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति कौन है? नॉमिनियल हेड है। तो इसका चुनाव भी कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। जो हमारे सांसद होते हैं वो इनको चुनते हैं। तो दोनों लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है? जनता के द्वारा हो गया। जनता के द्वारा हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा चलाए जा रहा हो कोई भी ऐसा तंत्र। जनता के द्वारा चलाए जाने वाले तंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं। अब देखो कैसे, कि जैसे एक तुमने बात सुनी होगी, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के रूप में एक बात सुनी होगी। तो भारतीय लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इस पॉइंट को अगर समझ लिया तो हम इसको अच्छे से डिकोड करेंगे। मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष का मतलब है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र है
तो जनता के द्वारा शासन चलेगा। तो जनता भाई खुद खड़ा होके निर्णय लेने लगे कि पूरे भाई एक पार्क में भाई सभी लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद बुला लिया, चलो आज हम इधर पर एक सड़क डलनी है, सब लोग सहमति दो। ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या किया हमने, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि चुन लिए। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम आसानी से क्या कर पाते हैं, चुनाव कर लेते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेते हैं, जिसके माध्यम से आसानी से हम लोकतंत्र को बनाए रखते हैं। तो लोकतंत्र की बात इतनी सी ही है। किसी भी देश में जनता के द्वारा जो शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। और दूसरी बात कह सकते हो, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि चुनती है कहाँ पे? भारत में। प्रतिनिधि चुनने का मतलब नेता चुनती है। तो भारत का लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट है। क्योंकि अगर डायरेक्ट होता तो जनता किसी भी नेता को नहीं चुनती। भाई एक पार्क में सबको बुलाती, पूरी गांव भर की या शहर भर की जनता को, और निर्णय लेकर के कोई काम करा लेती। तो हमारी कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है, यानी कि इनडायरेक्ट है। हम प्रतिनिधि चुनते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात करें गणतंत्र की, यानी कि रिपब्लिक की। क्या होता है रिपब्लिक? तो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र में सरकार का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, और अंतिम शक्ति नागरिकों के हाथ में होती है ना? अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? नागरिकों के हाथ में होती है। तो इसमें एक बात इतना ही ध्यान रखना है कि पहली बात तो है कि असली जो हमारा यहाँ पे जो हेड होता है, वो हेड होता है पीएम, है ना? और जो नॉमिनियल हेड होता है वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट होता है ना? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो इन दोनों को चुनाव के माध्यम से ही चुना जाता है। अगर जी सीधे मोनार्की के माध्यम से आ रही होती, मोनार्की का मतलब कि मान लो आप राजा हो, आपका कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे को आपने फिर राजा बना दिया, उसका बच्चा हुआ, उसने फिर उसको राजा बना दिया। इसका मतलब क्या है? आप मोनार्की सिस्टम में चल रहा है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो इस शासन कौन सा होगा? ये होगा राजशाही शासन होगा, है ना? इसी को मोनार्की बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कैसे है? गणतंत्र है। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा नेता, चाहे वो यहाँ पे राष्ट्रपति हो या पीएम हो, दोनों को चुना जाएगा। पीएम को कौन चुनता है? सांसदों के माध्यम से पीएम चुना जाता है, और सांसदों को हम चुनते हैं। और सांसद ही किसको चुनते हैं? हमारे आपके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो राजा भी बनने वाला है, वो भी नागरिकों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। यानी कि हम पावर देते हैं अपने नेताओं को वोट दे करके कि आप बना सको। तो भाई इसी चीज को क्या बोलेंगे? रिपब्लिक बोलेंगे या गणतंत्र बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। बस एक टैगलाइन याद रखना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता है। अभी हमारी भारतीय रूप में देखा जाए तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, आपकी क्या नाम है उनका? उनका नाम है आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी एसटी समुदाय से आती हैं। एक बड़ी बात है कि भाई पुराने समय में एसटी समुदाय को पूछा तक नहीं जाता था, असमानता थी। आज जो समानता मिली है, भारतीय संविधान की खूबी है कि कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है। तो ये गणतंत्र होने की एक अच्छी खूबी होती है किसी भी देश की। तो हमारा देश एक गणतंत्र या रिपब्लिक है, और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक भी है। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ चुनाव होते हैं और जनता नेताओं को चुनते हैं। दोनों चीजों को समझना है। अगला पॉइंट है न्याय यानी कि जस्टिस। तो प्रस्तावना में न्याय का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हमें कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं? 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। सामाजिक तौर से हमें न्याय मिले। सामाजिक तौर से मतलब हमारे साथ छुआ-छूत ना हो, कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अभद्र व्यवहार ना करे। महिला पुरुष के तौर से पुरुषों को ज़्यादा इज्जत, महिलाओं को कम इज्जत, इस तरीके का कॉन्सेप्ट ना हो। आर्थिक तौर से सभी को समान बनाने के लिए सरकार मदद करे। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि चुनाव में सभी लोगों को खड़ा होने का मौका मिले,
अलग-अलग जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, इन लोगों को कुछ सीटों में रिजर्वेशन मिले, जिसके माध्यम से इन लोगों के भी प्रतिनिधि नेता बन सकें और अपने समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकें। तो 3 प्रकार की आपकी क्या है, न्याय है, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर देखते हैं आपका 7। तो यहाँ बात की जा रही है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी की। स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो यहाँ स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी की बात की गई है। स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था है जो प्रतिबंधों से रहित हो। यह वह सब करने का अधिकार है जो देश के कानून द्वारा अनुमत है। यानी हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली है कि हमें, हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी सेंसन नहीं लगाया गया है। जो भी हमें करना है हम सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं जो हमारे कानून ने हमें अनुमति दी है। अगर हमारे कानून ने हमें अनुमति दी है कि हम कोई भी बुक छाप सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, देश में किसी भी भाग में जा सकते हैं, हम सभी लोगों को बराबर नौकरी करने का अधिकार है, नेता बनने का अधिकार है, चाहे यहाँ तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। ये सभी क्या चीज़ें हैं? हम लोगों के ऊपर कोई भी सेंसन यानी कि प्रतिबंध नहीं लगे हैं, हमारे ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति को विधि के अनुसार जो यहाँ पे अधिकार मिले हैं, अब विधि के अधिकार क्या हैं? जैसे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं कुछ, है ना? फंडामेंटल अधिकार या फंडामेंटल राइट की बात की जाए, जिनकी हम डिस्कशन करेंगे दूसरे तीसरे भाग में, उस पे भी एक अच्छी चर्चा होगी। तो स्वतंत्रता का मतलब है यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, चाहे वो आप कह सकते हो बोलने की स्वतंत्रता हो या कोई भी पोस्ट करने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो किसी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हो, है ना? या किसी मान लीजिए जो भी आपके टीवी चैनल्स हैं, उन लोगों को मिलने वाली स्वतंत्रता हो। किसी-किसी देश में, चाइना में क्या होता है, जो भी न्यूज़ होती है, वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही पब्लिक होती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी न्यूज़ एंकर कुछ भी पब्लिक कर सकता है, किसी के विरोध में हो या किसी के पक्ष में हो, है ना? बशर्ते उनको भी एक लिमिट में रहना होता है। देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता और देश की इंटीग्रिटी को कोई भी यहाँ पे क्षति ना पहुँचे, इस चीज़ के ध्यान रखना होता है भाई। जो कानून ने तुम्हें अनुमति दी है, उसी अनुसार ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी। बात की गई समानता यानी कि इक्वालिटी की, तो इसका अर्थ यह है बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। तो भाई कोई भी भेदभाव ना हो देश के अंदर। जैसे हमने देखा पुराने समय में अलग-अलग वर्णों में व्यक्तियों को बाँट दिया था। एक वर्ण सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। क्या था? ये क्या था? भेदभाव था कि भाई सबसे ऊपर वाला व्यक्ति महान है, सबसे नीचे वाला गुलाम है। ये चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब है देश के अंदर समानता रहेगी, छुआ-छूत नहीं होगी, जातिवाद नहीं होगी। ये सभी चीज़ें क्या हैं आपकी समानता को दर्शाती हैं कि भारत में सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जाति से हो, और समान अधिकार भी मिलेंगे। अगर आप जज बन सकते हो तो हम भी बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हो तो हम भी बन सकते हैं। कहने की बात है सभी को समान अधिकार मिलना। आपका अंतिम पॉइंट यहाँ पे रह जाता है भाईचारा यानी कि फ्रैटर्निटी, यानी कि इसका अर्थ है देश के नागरिकों का सम्मान और उनके बीच भाईचारा और एकता की भावना, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म कोई भी हो। आज हम बात करते हैं कि भाई हिंदू या मुस्लिम कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, सभी लोगों के बीच समान भाईचारा हो। हमारा धर्म कोई भी हो, हमारी जाति कोई हो, हमारा धर्म या पंथ कोई भी हो, लेकिन हम सभी लोगों के बीच एक अच्छा भाईचारा बना के रखें और एकता की भावना कि हम सब एक हैं, हम सब कौन हैं? भारतीय हैं। यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की यहाँ बात की गई है, तो भाईचारे को यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे संविधान में दिए गए जितने भी क्लिष्ट वर्ड थे, वो यहाँ पे हमने समझे और देखे। तो यहाँ पे क्या है, हमें ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर हम अब मान के चलो दोबारा से उसको पढ़ें, जैसे हमारी प्रियम्बल को, तो प्रियम्बल में क्या लिखा गया है कि देखें, हम
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि जिनको संप्रभुत्व बोलते हैं, सॉवरेन कंट्री बोलते हैं ना। तो हम कैसी कंट्री हैं? सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब क्या बताया था हमने? कि कोई भी बाहरी या आंतरिक निर्णय आराम से ले सके। और समाजवादी यानी कि देश में एक अच्छी व्यवस्था लाना, सभी लोगों को समान करना, पंथ निरपेक्ष, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सब एक हैं, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। लोकतंत्र, यहाँ चुनाव और गणराज्य यानी कि चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा लोगों को चुना जा रहा बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, है ना, कौन बना रहा है? देश बना रहा है। अब किसको? अपने समस्त नागरिकों को कौन कौन से न्याय देंगे? सामाजिक न्याय देंगे, यानी कि सभी लोगों को समाज में एक समान करेंगे। आर्थिक रूप से गरीबी खत्म करके समान बनाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक न्याय यानी कि चुनाव हो या कह सकते किसी भी मामले में चुनावी प्रक्रिया में सभी लोगों की सीट निहित करके सभी लोगों को चुनाव में अपने अपने नेताओं को प्रेजेंट करने का यहाँ पे वो दिया जाएगा। तो 3 प्रकार के न्याय देंगे। और विचार अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की, अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, विश्वास यानी कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि धर्म में या किसी को मानना ना मानने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, अपने उसको समानता देंगे, वही उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए उसको पूरी समानता दी जाएगी। महिला है उसको भी सपोर्ट दिया जाएगा, पुरुष है उसको भी सपोर्ट दिया जाएगा, आसानी से अपने आप को डेवलप करें। तथा उन सब पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना? सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाएँगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, व्यक्ति के अंदर एक अच्छी चीज़ लेके आना कि भई राष्ट्र के प्रति हम एक हैं। अखंड का मतलब क्या होता है? जो भागों में ना बँट सके। जैसे हमारा देश क्या है? एक अखंड देश है। अखंड देश का मतलब है इसको कभी बाँट ना सकें, है ना? अगर बाँट दिया जाता है तो वो खंड-खंड में बँट जाएगा। तो हम क्या हैं? अखंड है, इंटीग्रिटी यानी कि जुड़े हुए हैं। तो क्या बोलना है? राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाएँगे, है ना? यानी भाईचारा बढ़ाएँगे। और इसी चीज़ को लेकर के अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और उसी दिन इसको हमने क्या कर दिया था? अंगीकृत कर दिया था, अधिनियमित कर दिया था, आत्मसमर्पित कर दिया था, बशर्ते लागू किया था हमने 26 जनवरी को, क्योंकि 1950 को, है ना? 1950 को बना के हमने लागू कर दिया था। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही सेम हमें आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शब्द वही हैं। सॉवरेन यानी कि संप्रभुत्व, सोशलिस्ट यानी सामाजिक, सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य, जस्टिस कितने प्रकार की? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की आज़ादी, और बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप यानी कि पूजा या उपासना करने की आज़ादी। इक्वलिटी समानता देंगे यानी कि स्टेटस समान रखेंगे, और अपॉर्चुनिटी सभी को समान अवसर देना, भाईचारा बना के रखेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? इस तरीके से बढ़ते हैं आगे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? यानी कि जो संविधान है, उस संविधान के अंदर प्रस्तावना है, ये तो हमें पता है। क्या ये संविधान का अंग माना जाता है या नहीं माना जाता? इस पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो क्या है? इज़ द प्रिएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले बात करें 1960 के बेरूवाड़ी संघ मामले की, तो बेरूवाड़ी संघ मामले में क्या था? यहाँ पे गवर्नमेंट के पास हमें पता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान को संशोधित करने की शक्ति दी गई थी। क्या मतलब? समझे? संविधान को अगर संशोधित करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधित कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या बोला कि संविधान को तो संशोधित कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। किस मामले में बोला था?
के बेरूबड़ी मामले में बोला था। क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग यानी कि भाग नहीं है। तो धारा 368 के तहत यानी कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत इस प्रस्तावना को क्या नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते हो, है ना? तो संशोधित नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अपनी ही बात से 1973 के मामले, जो कि केशवनंद भारती का मामला है, उस मामले में सर्वोच्च यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट उसने बोला कि इस विचार को अस्वीकार कर दिया, कौन, पुराने विचार को, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। यहाँ पे बात पलट दी, बोला प्रस्तावना एक संविधान का हिस्सा है, इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान के एक हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए तथा इसके सिद्धांत न्यायालय के विचार और योग्य न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। तो इस केस में संविधान का हिस्सा माना गया प्रस्तावना का। जब संविधान का हिस्सा माना जाएगा तो 368 के तहत इसको संशोधित कर सकती है, कौन, संसद। अगर मान लो माना नहीं जाता तो ये संसद इसको कोई भी अमेंडमेंट यानी कि सुधार नहीं कर सकती थी। लेकिन इस चीज की भी बात की गई है कि कोई भी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की हानि ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उस चीज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। संविधान को मजबूत बनाना हो तो सुधार करिए, अगर आप उसको कमजोर बनाना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ लागू होता है और इसको न्यायालय में विचार के योग्य माना गया। अगर संविधान की प्रेम्बल से कोई भी अगर न्यायालय में कोर्ट में केस लेके जाते हो तो विचार करने योग्य है और इसकी न्यायिक समीक्षा भी होगी, यानी कि जज जो है इस पे अपना डिस्कशन करेंगे और इस पे अपना निर्णय भी सुनाएंगे। तो अंतिम बात यही है कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग माना जाएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाएगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होती है। बढ़ते आगे, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 10 से 15 क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा पूरा जो हमने पढ़ा हो उसका आसानी से डिस्कशन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। हम्म क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के संविधान की उद्देश्य का यानी कि प्रेम्बल किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि ध्यान ये रखना कि प्रेम्बल में 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 वाले जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तीनों शब्द। एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, या जिसको हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, जिसको ही सेकुलर बोलते हैं। दूसरा जोड़ा गया था समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और तीसरा बोला गया था इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे हमारे संविधान के आपके प्रियम्बल में, यानी कि उद्देश्य का, जिसको ही प्रस्तावना कहते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन जो है संविधान के उद्देश्य का में बात की गई है यहाँ पे, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग शब्द का क्या महत्व है। तो यहाँ पे किस चीज को दर्शाता है ना। तो बात की गई है बी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या कह रही है ये बात। तो यह क्या संघीय ढांचे को दर्शाता है, क्या यह संप्रभुता को दर्शाता है, क्या यह न्यायपालिका की शक्ति को दर्शाता है, क्या यह संसदीय प्रणाली को दर्शाता है। तो ये पता होना चाहिए, हमारी संप्रभुता को दर्शाता है, यानी कि सॉवरेनिटी को दर्शाता है। इस चीज को ध्यान रखें, किस चीज को दर्शाता है, संप्रभुता को दर्शाता है कि हम आंतरिक और बाहर निर्णय अपने ही द्वारा ले सकते हैं, कोई तीसरा देश हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता है। तो हम भारत के लोग ही पूरी पावर रखते हैं, कोई भी आंतरिक और बाह्य निर्णय किसी तीसरे देश के व्यक्ति के पास नहीं है। तो हमारी सॉवरेनिटी को दर्शाता है, संप्रभुता को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। बोला जा रहा है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का अध्यक्ष कौन था, है ना। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हमें पता है
कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के रहने वाले थे। आपको पता होना चाहिए, बिहार की धरती से उनका जन्म हुआ और उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता के समय निभाया था और अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्तियों में उनको गिना जाता था। और बाद में ये भारत के पहले आपके राष्ट्रपति भी बने और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि परमानेंट आपके प्रेसिडेंट भी थे। ये 2-3 चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। मसौदा समिति के आपके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो बोला जा रहा है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन हमने अपनी थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में कुल कितने उद्देश्य दिए गए हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव्स मेंशन आर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में आपकी बात करी जाए तो 5 टोटल यहाँ पे क्या दिए गए, उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य न्याय यानी जस्टिस, दूसरा है समानता, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है आपकी अखंडता, पांचवा है आपका भाईचारा। तो 5 प्रकार के उद्देश्य दिए गए कि भाई न्याय स्थापित करना, सभी लोगों के बीच समानता स्थापित करना, सभी लोगों को स्वतंत्र रखा जाएगा, लिबर्टी रखी जाएगी कि किसी भी प्रकार की उनके ऊपर सेंसरशिप नहीं होगी, और देश को अखंड रखा जाएगा या देश का बंटवारा नहीं होगा। भाई सभी लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, खंडों में नहीं बटेंगे, है ना। एक दूसरे के बीच भाईचारा बना के रखेंगे। ये हमारे उद्देश्य है। कितने? 5 उद्देश्य हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। हमें पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मसौदा समिति की आपकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और ये जिस पार्टी से थे उसका नाम था SCF, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो 1942 में इसका गठन हुआ था। इस मसौदा समिति में करीब 7 लोग देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा काम इन्हीं के द्वारा हुआ था। अन्य लोगों में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, है ना। कब हमने अडॉप्ट किया। एक होता इनैक्ट, एक होता अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब हमने कब अपनाया, है ना। कब हमने उसको लागू किया या लागू किया, तो इस चीज का पता होना चाहिए। तो ये तो पता होगा कि हमने कब अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को, जिसको ही गणतंत्र दिवस बोलते हैं, है ना। 4 दिन पहले हमने मनाया, तो इसी दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था। इस दिन के बाद हम पूर्ण रूप से एक संविधान के माध्यम से चलने लगे थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ था, और इस संशोधन में हमने देखे थे 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, जो हमने ऊपर आपको डिस्कस किए थे। 3 शब्दों को यहाँ पे जोड़ा गया था। एक बार यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, सिंगल टाइम अमेंडमेंट हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे जब इसका गठन हुआ था। जब संविधान सभा बनी ही थी, तब टोटल यहाँ पे 389 सदस्य थे, अलग अलग पार्टियों से। और ये सदस्य कैसे, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य थे। जनता ने इनको भेजा था चुनने के बाद, क्या आप हमारे लिए संविधान में, इस संविधान सभा में काम करो। तो टोटल 389, 389 सदस्य थे, ठीक है। ये हो जाता है। और 10वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से पंथ निरपेक्षता की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को लेता है। तो भारत के संविधान ने किस देश से पंथ निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट लिया। तो ये पता होना चाहिए, ये फ्रांस से हमने धर्मनिरपेक्षता लिया। फ्रांस के अंदर किसी भी एक धर्म का देश नहीं है, फ्रांस भी पंथ निरपेक्ष है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11,
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? पहला है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखित संविधान है। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो ये बात सही है। सही नहीं ढूँढना है हमें, है ना? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है या नहीं है? देखते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग थे जब इसे अपनाया गया, तो ये बात सही है। भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं को अपनाता है। तो बात ये भी सही है। तो बात कौन गलत है? ये वाली गलत है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पता है भारतीय संविधान हमारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार का न्यायों का उल्लेख किया गया है? ये हमें पता होना चाहिए। तो न्याय यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। मतलब सोशल और इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय मिलने चाहिए। सामाजिक रूप से व्यक्ति को उत्थान किया जाए, आर्थिक रूप से उसको कमजोर है तो मजबूत किया जाए, राजनीतिक तौर से उसका भी हिस्सा हो, वो भी नेता बने या उसकी समुदाय के लोग नेता बने। 14 क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की प्रस्तावना को उसके अभिन्न अंग के रूप में महत्व दिया? यानी कि एक मामला था जिसमें प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा बना दिया था। वो मामला किसका था? केशवानंद भारती का मामला था। ये पता होना चाहिए। केशवानंद भारती का मामला 1973 का था। इस पे अच्छी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले आर्टिकलों में। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बात की जाए तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9th ऑफ दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है? इस दिन से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ या डिस्कशन हुई। 16 नंबर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन अभी हमारे से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन बता देते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, क्योंकि ये संविधान में पहले नहीं थे। जब आएंगे मौलिक कर्तव्य, इस पर अच्छी डिस्कशन होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है, इस चीज के बारे में बात की गई है। तो हमारी प्रस्तावना किससे है? अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिका को देख करके हम लोगों ने क्या किया था? अपनी प्रस्तावना को बनाया था। और इसकी भाषा की बात की जाए तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से ली थी। प्रेरित किससे हैं हम? प्रेरित कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। क्वेश्चन 18 है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये हमने देखा, ये प्रस्तावना में किया गया है। 3 प्रकार के हमें न्याय मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्रेटर्निटी शब्द का पता होना चाहिए। समाज में भाईचारे की भावना को बनाए रखना, इसी को फ्रेटर्निटी बोलते हैं। ये पता हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा भारतीय, अब इसमें इस शब्द की बात की गई थी, है ना? कौन सा शब्द? तो यहाँ पे हमने देखा क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कौन-कौन सा शब्द नहीं है। समाजवाद है, हमने अच्छे से डिस्कस किया था। सेकुलरिज़्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता भी है, डेमोक्रेसी भी है, लेकिन भारतीय संघ की बात यहाँ पे नहीं की गई थी अपनी प्रस्तावना में। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है? तो बात ये है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आएगा। इसमें अच्छे तरीके से हम हर एक चीज़ को बड़े गहराई से समझेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं होगी। इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपने पास रखना चाहते हो तो बेशक रखिए।
बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हमारी अगर टेलीग्राम की बात की जाए तो ये आपको ये लिंक देखने को मिल जाएँगी। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। ये हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। धन्यवाद।